नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। सरकार ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के निजीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने मई माह में घोषणा की थी कि संघ शासित प्रदेशों में विद्युत विभागों और वितरण उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। इसी के अनुरूप अब चंडीगढ़ प्रशासन भी अपने डिस्कॉम्स की 100% सरकारी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में कदम उठा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा विद्युत वितरण के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार होगा। ये देश भर में अन्य विद्युत उपक्रमों द्वारा अनुकरण के लिए एक मॉडल के रूप में भी कार्य करेगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर निजीकरण की आवश्यकता क्यों है। समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में वृद्धि हुई है, जिसके मुख्य कारण विद्युत की चोरी, भुगतान संग्रह की दोषपूर्ण प्रक्रियाएं और अपर्याप्त टैरिफ बढ़ोतरी है। वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों को लगभग 94,000 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान किया जाना शेष है। डिस्कॉम्स द्वारा सौर और पवन ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को भुगतान में विलंब किया जा रहा है। इस कारण विद्युत क्षेत्र में निवेश अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। वहीं सरकार ने डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार के लिए कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की सहायता के लिए 90,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तावित अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना में विद्युत क्षति को 12% से कम करना लक्षित है। इसी तरह नई टैरिफ नीति उपभोक्ता अधिकारों में सुधार करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और विद्युत क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पिछले 4 वर्षों में भारतीयों की मोबाइल मनी तक पहुंच में 17 गुना वृद्धि हुई है। आईएमएफ द्वारा मोबाइल मनी को मोबाइल नेटवर्क परिचालक यानी एमएनओ द्वारा प्रदान की जाने वाली तथा मोबाइल मनी एजेंट्स द्वारा सुसाध्य वित्तीय सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये पारंपरिक रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करके बैंक खातों या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करने से अलग है। ये पारंपरिक रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करके बैंक खातों या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करने से अलग है। एक एमएनओ या उसके साझेदारों द्वारा प्रदत्त डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने वाले मोबाइल मनी के उपयोगकर्ता भारतीयों की संख्या वर्ष 2015 में प्रति 1073 से बढ़कर वर्ष 2019 में 1265 हो गई है। इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण मोबाइल तक पहुंच में वृद्धि है। इसके अलावा नीतिगत उपाय जैसे आधार का उपयोग, नो फ्रिल्स बैंक खाते, हकदारियों का बैंक खातों में प्रत्यक्ष अंतरण, अल्प लागत वाले जीवन और स्वास्थ्य बीमा, विमुद्रीकरण आदि अन्य कारण भी हैं। वहीं अगर मोबाइल मनी के लाभों की बात करें तो इससे उपयोगकर्ता मध्यस्थों से स्वतंत्र होकर त्वरित गति से धन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही धन को भेज या खर्च भी कर सकते हैं। जहां भी मोबाइल फोन सिग्नल उपलब्ध होता है वहां इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। ये सामाजिक सहायता और नकद अंतरण सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करती है। आइए अब मोबाइल मनी के उपयोग को और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों को भी देख लेते हैं। उचित लेन देन सीमा के साथ तीसरे पक्ष के एजेंटों पर नकद निकासी की अनुमति दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की केवाईसी आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित किए जाएं। इसके अलावा आधार आधारित केवाईसी प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। रूस के प्रयासों से दक्षिण काकेशस क्षेत्र में शांति के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नया समझौता संपन्न हुआ। नए शांति समझौते के अनुसार वर्तमान में आर्मेनिया और अजरबैजान अपने अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखेंगे। हालांकि अजरबैजान के लिए ये महत्वपूर्ण लाभकारी स्थिति होगी। हालांकि दक्षिण काकेशस क्षेत्र में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के राज्य क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अधिकांशतः आर्मेनियाई आबादी निवास करती है, जिसके द्वारा 1 सदी से भी अधिक समय से अजरबैजानी शासन का विरोध किया जा रहा है। वर्ष 1991 में इस क्षेत्र ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और तब से ये प्रदेश आर्मेनिया के समर्थन से शासन कर रहा है। रूस, फ्रांस और अमेरिका के नेतृत्व में मिन्स्क समूह ने क्षेत्र में संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए मैड्रिड सिद्धांतों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था,
लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। हालांकि ये क्षेत्र तेल और गैस को वैश्विक बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइनों के लिए एक गलियारे के रूप में कार्य करता है। इस वजह से इस क्षेत्र में शांति की स्थापना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की सुरक्षा के लिए भी सामरिक रूप से महत्व प्राप्त क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच माल ढुलाई के लिए पोत, रेल और सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। ये मुंबई से चाबहार होते हुए अजरबैजान से मास्को तक जाता है। भारत द्वारा आर्मीनिया के साथ एक मित्रता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत को कश्मीर पर बिना शर्त अपना समर्थन प्रदान करता है, जबकि अजरबैजान पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करता है। आपको बता दें कि भारत के लिए अजरबैजान भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन मार्ग का एक प्रमुख भाग है। इंडिया माइग्रेशन नाउ ने अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक 2019 जारी किया। इम्पैक्स 2019 सभी राज्यों की प्रवासी एकीकरण नीतियों के आधार पर उनकी तुलना करके उन्हें रैंक प्रदान करता है। ये नीतिगत क्षेत्रों जैसे बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, राजनीतिक समावेशन आदि संकेतकों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का परीक्षण करता है। वर्तमान में भारत की आबादी का 1/3 से अधिक आंतरिक प्रवासियों के रूप में विद्यमान है, जबकि 75% युवा प्रवासी हैं। इंडिया माइग्रेशन नाउ मुंबई स्थित एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है। आइए अब जानते हैं इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष। सूचकांक में प्रवासी अनुकूल नीतियों के साथ केरल, गोवा और राजस्थान शीर्ष 3 राज्य हैं। केरल प्रवासी श्रमिकों के लिए लक्षित योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा, श्रम सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय उपलब्ध करवाता है। राजस्थान में अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गोवा में प्रवासियों को उनकी मातृभाषा में जानकारी प्रदान करना, ठेकेदार द्वारा प्रवासियों की स्वास्थ्य देखभाल लागत वहन करना आदि जैसी अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं। राज्यों ने अंतर्राज्यीय प्रवासियों की उपेक्षा करते हुए स्थानीय लोगों का पक्ष लेने के आधार पर भेदभावपूर्ण नीतियों की रूपरेखा तैयार की है। अधिवास प्रमाण पत्र इनमें से एक है। प्रवास के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित होने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रवासी श्रमिकों को शहरों से अधिक दूर निर्वासित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों का 20वां सम्मेलन आयोजित हुआ। SCO एक स्थायी अंतरसरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की घोषणा वर्ष 2001 में चीन के शंघाई में की गई थी। वर्तमान में SCO में कई सदस्य शामिल हैं, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में SCO में शामिल हुए थे। इसके अलावा पर्यवेक्षक राष्ट्रों के तहत अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। आइए अब जानते हैं SCO देशों के राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख निष्कर्ष। प्रधानमंत्री ने SCO के अंतर्गत नवाचार और स्टार्टअप पर एक विशेष कार्य समूह तथा पारंपरिक चिकित्सा पर एक उपसमूह स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। SCO क्षेत्र के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्क को रेखांकित किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार बंदरगाह और अशगाबाद समझौते जैसी पहलों के साथ इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। महामारी के सामाजिक और वित्तीय प्रभावों से पीड़ित विश्व की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक सुधारवादी बहुपक्षवाद की अनिवार्यता पर बल दिया। आइए अब जानते हैं भारत के लिए SCO का महत्व। ये भारत को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में अधिक दृश्यता प्रदान करता है। ये यूरेशियन सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत को धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद को विफल करने में सक्षम बनाता है। ये भारत को एक मंच प्रदान करता है जहां वो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रचनात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इथियोपिया के तिग्रे क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तिग्रे क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष से 9 मिलियन लोगों के समक्ष विस्थापन का खतरा पैदा हो गया है। सितंबर के महीने में इस संघर्ष में वृद्धि हुई थी, जब तिग्रे ने इथियोपियाई संघीय सरकार की अवज्ञा करके स्थानीय चुनाव आयोजित किए थे।
यदि ये संघर्ष तीव्र होता है तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में पड़ोसी देशों को भी प्रभावित करेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीकी भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है, जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया राष्ट्र शामिल हैं। डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दुग्ध और दुग्ध उत्पाद निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और अनुवीक्षण नियम 2020 को अधिसूचित किया है। ये आदेश दुग्ध उत्पाद निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और अनुवीक्षण नियम 2000 को प्रतिस्थापित करेगा। नए नियमों के अनुसार दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यातों को लदान के लिए एक सरकारी एजेंसी से निर्यात गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को निर्यात, इसके अलावा इन्हें गुणवत्ता और नियंत्रण या निरीक्षण दोनों प्रक्रियाओं के अधीन लाया जाएगा। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना। भारतीय खगोलविदों ने टीएमटी परियोजना पर वर्ष 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया घीज के साथ सहयोग किया है। टीएमटी अत्यंत विशाल टेलीस्कोपों का एक प्रस्तावित नया वर्ग है, जो अंतरिक्ष में सुदूर अवलोकन और अभूतपूर्व संवेदनशीलता के साथ ब्रह्मांडीय पिंडों के प्रेषण में सहायक होगी। ये 5 देशों, जिसमें भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान का एक संयुक्त उपक्रम है। इस टेलीस्कोप को हवाई द्वीप के मोना किया में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए सदस्य देशों द्वारा किए जाने वाले योगदान के अनुपात में उनके वैज्ञानिकों को इस मशीन की सहायता से अंतरिक्ष अवलोकन के लिए समय का आवंटन किया जाएगा। भारत का mRNA टीका मार्च तक तैयार हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी द्वारा भारत के नवीन mRNA मैसेंजर आरएनए टीके को वित्त पोषित किया जा रहा है। mRNA टीके वायरस के एक हिस्से के आनुवांशिक अनुक्रम का उपयोग करते हैं, जिसे शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। इंजेक्टेड भाग में ये एक एंटीजन का सृजन करता है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। ये टीके सुरक्षित हैं और पारंपरिक टीकों की तुलना में शीघ्र ही बड़ी मात्रा में निर्मित किए जा सकते हैं। हालांकि भंडारण के लिए इन्हें -50 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरित अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विज्ञान में नवाचार यानी इंस्पायर योजना विज्ञान के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और प्रबंधित एक अभिनव कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान के लिए प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इससे मानव संसाधन का एक विशाल वर्ग तैयार करने में सहायता मिलेगी, जो अंततः विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा अनुसंधान एवं विकास को विस्तार देने और मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। इंस्पायर योजना में 3 कार्यक्रम शामिल हैं। पहला है विज्ञान के लिए प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए योजना सीड्स, दूसरा है उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति यानी शी, और तीसरा है अनुसंधान में भविष्य निर्माण के लिए आश्वस्त अवसर AORC। टाटा MD चेक। ये कोविड-19 का पता लगाने के लिए कम लागत वाली पेपर आधारित टेस्ट स्ट्रिप है। इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान IGIB एवं टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया है। ये फेलुदा CRISPR-Cas9 प्लेटफॉर्म पर विश्व की प्रथम वायरल डायग्नोस्टिक किट है। फेलुदा परीक्षण में क्रिस्पर जीन संपादन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो SARS-CoV-2 वायरस के आनुवंशिक द्रव्य की पहचान और उसे लक्षित करता है। क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट्स का उपयोग आनुवंशिक दोषों के निवारण और रोगों के प्रसार को रोकने और उनका उपचार करने में किया जाता है। करतारपुर गलियारे की प्रथम वर्षगांठ। पिछले वर्ष नवंबर महीने में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती की पूर्व संध्या पर करतारपुर गलियारा खोला गया था। ये गलियारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल रहा है। हुनर हाट।
ये अल्पसंख्यक समुदायों के शिल्पियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी है। इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद योजना यानी उन्नति के लिए पारंपरिक कला या शिल्प कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन उस्ताद योजना के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार पहुंच और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।